तो फिजिक्स में जो है आज हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जो आगे हमारे काम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो लॉज ऑफ मोशंस में जो इक्वेशंस थे जिनका इस्तेमाल आगे भी होता है, वर्क एनर्जी वगैरह में कई बार इस्तेमाल हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि ये चैप्टर तो टीएमए का है ना, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, पीई में तो है ही नहीं है, लेकिन उससे रिलेशन है इसका छोटा सा। आज आप अभी के अभी सीख जाओगे, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझना पहले ध्यान से, जो मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा वो समझना। एक बार मैं पहले चेक करता हूँ क्या ये स्क्रीन मेरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा और ऊपर होगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ये सपोज करते हैं कि ये आप हो, लेट मी सपोज कि आप हो। समझना, बहुत बेसिक फिजिक्स बता रहा हूँ एकदम से इजी वे में। ये समझना कि आप हो। पहले मुझे एक बार आप क्लियर कर दो जरा कि मेरी आवाज आप तक जा रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ओके। तो अभी देखो, इसको आप ध्यान से देखना, ये कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखिए यहां पर समझिए, अगर समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर ये चल के यहां से यहां तक आता है, मेरी बात आप ध्यान समझिएगा। अब ये मत कहना कि इसका खोपड़ी छोटा क्यों हो गया, मेरा हाथ से छोटा बन गया है। तो अगर ये यहां से यहां आता है तो क्या क्या चीजें होगी फिजिक्स में समझो। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस हम लोग इसको बोलेंगे। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसका कुछ स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पर वो रुकता है उसके जस्ट पहले जो वेलोसिटी होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। दिमाग में सेट कर लेना है यहाँ पर कि u का मतलब यहाँ पर होगा इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा, और एबीसीडी में u के बाद v आता है, v में हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। एस यहां पर क्या हम ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने कल एक्सेलरेशन नहीं बताया था तो मैं फिर से अगेन बेसिक पे आ जाता हूं। तो इसको एस मतलब डिस्टेंस होता है यहाँ पर। अब समझना मेरी बात ध्यान से, एक्सेलरेशन पर तो हम बाद में आएंगे, पहले हम इन तीनों टर्म को जरा क्लियर करते हैं। यहाँ इसको टाइम भी लगा होगा, तो यहाँ टी का मतलब टाइम हो गया, क्योंकि कोई भी एक डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई आया है, दैट मीन व्हाट, यहाँ पर क्या किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पे आगे आपको ये समझना है कि ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिखा है, ये किन किन कंडीशन में जीरो होगा। पहले ये समझते हैं कि u जीरो होता कब है और u कब नहीं जीरो होता, ये आपको थोड़ा सा क्लियर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो u जीरो होने कब होगा इसको आप समझिए। देखिए, अगर सवाल में ऐसा लिखा रहेगा, समझिएगा ध्यान से, ऐसा लिखा रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर सवाल में ये लिखा रहे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी ट्रेन खुल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप बैठे थे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऐसा हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का काम हो रहा है बच्चों, तब ऐसे कंडीशन में जो है आपको यहां पर u क्या लेना है, जीरो लेना है। ऐसे कंडीशन में u आपको जीरो ले लेना है, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। जहां भी आपको लगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की बात चल रही है, वहां हम यही काम करेंगे, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हम देखें कि और u जीरो कहां हो सकता है, अगर फ्री फॉल का केस होगा। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो जब इस मार्कर को मैंने छोड़ा ऐसे करके, तो यहां पर मैंने ऐसे कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, ध्यान देना, कोई वेलोसिटी इसको हमने नहीं दिया है, नॉर्मल खाली इसको ऐसे हमने छोड़ दिया है, ये रेस्ट में था। तो फ्री फॉल की कंडीशन है जहां ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आप जीरो ले लेना, 0 मीटर पर सेकंड ले लेना। तो ये तो u वाली बात हुई कि u यहां जीरो होगा। दो केस मैंने आपको बता दिया जहां पर u जीरो होगा, क्योंकि ये सवाल कहेगा नहीं, ये खुद ही आपको मानना पड़ेगा। चाहे आप वर्क एनर्जी में पढ़ाऊंगा उसमें भी आप ऐसे सवाल आएंगे जहां वो बोलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फ्री फॉल का केस आएगा, वहां पर बोलेगा।
अब हम बात करते हैं कि v कहां पर जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी कहां पर जीरो होगा। देखिए फाइनल वेलोसिटी एक तो लास्ट में अगर बोल दे कि जाके वो रेस्ट हो गया है, ये तो लॉजिकल बात है, बोल दे कि गया लास्ट में वो रुक गया तो v जीरो हो जाएगा, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, यहां लिखता हूं, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, हिंदी लिखने में कोई शर्माना नहीं है, हमें समझना है कंसेप्ट को। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों साथ साथ में कोशिश हो, अगर आपको दिख रहा है तो आप लिखते भी चलना है इसको, ठीक है, अगर आप कुछ लिख सकते हो तो आप लिखते भी चलना। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है यहाँ पे, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लिखो मत, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चलो आप समझने में केवल ध्यान दो। अगर मैं कुछ लिखना होगा तो मैं वो कुछ सवाल पूछूंगा तब आप करना, अब ये भी समझो इसको, लिखो मत। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जैसे कैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंकते, देखिए जैसे ये वाला मान चलिए बॉल है, ये वाला ये ग्राउंड पर है ऐसे करके, तो इस बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका ऐसे करके, इस बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका। तो जब किसी बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी भी चीज को ऊपर फेंक के देखना, ऐसे ऊपर फेंकोगे तो ये गया 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 गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ये बैक करेगा, यानी कि इस पॉइंट से ये बैक करना शुरू होगा। तो यहां पर जो होता है, ये देखिए यहां पर u जीरो नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है। अब मैं इसको बोलूंगा ये मार्कर तो ऊपर उड़ जा, तो ऊपर उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा ऊपर, इसको मुझे देना पड़ेगा, मजबूरी है। किसी चीज को फेंकने में ना हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है, गिराने में नहीं देनी पड़ती है, फेंकने में देनी पड़ती है। उसी तरीके से अब जब मैंने इसको फेंक दिया ऐसे करके, तो ऊपर फेंका तो एक हाइट पे ऊपर जाके यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुकेगा और यहाँ v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर ये v यहाँ 0 नहीं होगा बच्चों, तो ये ऐसे ही ऊपर उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, फिर तो गजब हो जाएगा। कोई छोटा बच्चा 2 साल का है, उसको गोद में आप खिला रहे हैं, ऐसे ऊपर आपने फेंका और ऊपर जाके ऊपर अगर नहीं रुका, नीचे नहीं आएगा, फिर तो उसकी माँ पूछेगी मेरा बच्चा कहाँ गया, सीधे ऊपर 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 चलता चला जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी शुरू वाली कितनी वेलोसिटी है, तो कितना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। सवाल में इसको बोलेगा इस हाइट को, यहां से यहां तक हाइट को, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट के बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इतना मैक्सिमम हाइट है। तो जब भी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट, एक मैक्सिमम हाइट होता है, तो अगर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ पर जो v है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो। ये कुछ कंडीशन था जहां पर v 0 हो रहा है और u 0 हो रहा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। इतनी चीजें सीख जाने के बाद अब आपको क्या सीखना है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर सीखना क्या है। जनरली सवाल मिक्स कर देता है फिजिक्स के अंदर। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं या कहीं भी होता है, तो एक नीचे की ओर अच्छा एक्सेलरेशन तो मैंने बताया नहीं, चलो एक्सेलरेशन बताऊंगा तब करूंगा। तो इतनी चीजें क्या आप सबको समझ में आ गई जो मैंने बताया, कहां u 0 होता है, कहां v 0 होता है? आप लोग रिप्लाई करेंगे क्या ये ठीक है? बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया? ठीक है, कौन सा? सर मुझे नहीं आया समझ में। अच्छा नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ, इसमें क्या मैं डील करूं? पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है और सर बीच में कट कट के आ रहा है, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा होगा। अच्छा सर वी का समझ नहीं आया। वी का समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए इनको वी का समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं जहां पर जाके आप रुक जाते हैं। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, आप जहां भी जर्नी स्टार्ट करते हैं जहां पर जाके रुक जाते हैं, तो वो आपका जो बाद की वेलोसिटी होती है वही v होता है। तो कहीं भी आप चलते फिरते चल रहे आप बाइक स्टार्ट किया आपने, उसके बाद बाइक आपने रोक दिया तो रेस्ट में चला गया, रेस्ट में गया मतलब रुक गया, वही v 0 हो गया। और बाकी जो ऊपर फेंकते हैं वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे इस मार्कर को आप ध्यान से देखो, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर की ओर ऐसे करके फेंकता हूं तो ये मार्कर जो है ऊपर जाएगा, समझिए ये मार्कर ऊपर जाएगा। जब ये मार्कर ऊपर जाएगा तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से कम बैक करेगा। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं, किसी चीज को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कोई तो ऐसा पॉइंट है जो जहां से वो नीचे आने की कोशिश करता है, वही पॉइंट उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है। तो अगर हल्का सा भी वो रुक गया, हल्का सा भी रुक गया, कम बैक करने का मतलब कैसा होता है, थोड़ा तो जरूर रुकेगा किसी इंस्टेंट के लिए, तभी तो नीचे आएगा। वो नहीं रुकेगा तो चलता ही जाएगा, जहां रुकेगा वहां स्पीड वेलोसिटी जो बोले 0 हो गया। तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे ये 0 हो जाता है, और कोई बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है, बस इतना ही है। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है एक्सेलरेशन के बारे में
कि एक्सेलरेशन होता क्या है। समझिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। जब बच्चों एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, तो आप ये याद रखो, गाड़ी आपने देखा है कि जो आपका गाड़ी होता है उसमें एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, आप चला रहे हैं गाड़ी, मान के चलिए 10 मीटर पर आवर 10 की स्पीड से चला रहे हैं, और उसको आपको करना है 20 का स्पीड, आपको करना है 30 का स्पीड, आपको करना है 40 का स्पीड। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, कैसे करते हैं, एक्सेलरेटर की हेल्प से करते हैं। तो वही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर वो मिलता जुलता वर्ड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है वो क्या करता है, आपके स्पीड को, जो आप अगर डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो आपकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है, मतलब चेंज करने का काम करता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आता है। और इसी को जब हम टाइम के साथ कोरिलेट कर देते हैं तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कोई भूत प्रेत का नाम नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जहां भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज कहां नहीं आता, आप मुझे बताओ। गाड़ी जब कोई बस चलता है, जो ट्रेन चलता है, आप साइकिल चलाते हो, इवन खुद पैदल भी चलते हो, तो क्या एक ही स्पीड से चलते हो क्या? मतलब गाड़ी आपने घर से निकाला और आपने डिसाइड किया कि 30 के स्पीड से चलाना है, तो ट्रैफिक हो, सामने आदमी आ जाए, नाला आ जाए, कुछ भी हो जाए, एकदम ठान लिया कि 30 की स्पीड से ही चलेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंज आता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। और जहां जहां वेलोसिटी में चेंज आएगा और अगर टाइम से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो वही आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये यहां से लड़का u से लेकर v है, यानी यहां पर इसका चेंज, कुछ ना कुछ चेंज जरूर है, और नहीं चेंज होगा तो जीरो आंसर आएगा। मतलब ये घर से चला 20 की स्पीड से, और यहाँ चेक किए तो यहाँ भी ये लड़का 20 की स्पीड में है, तो यहाँ तो कोई चेंज ही ना आया। कहेगा सर हमने एक्सेलरेटर तो यूज ही नहीं किया यहाँ पे। तो इसीलिए जब हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू। मैंने आपको बताया था चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज का मतलब। और जो इसको चेंज करने में टाइम लगता है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं पूरे वैल्यू को a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए यहां पर हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। टी यहाँ टाइम हो गया, आप जानते ही हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर इनको आप देखेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसके यूनिट की आप बात करेंगे कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मीटर, और देखिए नीचे भी सेकंड है, नीचे भी सेकंड है, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बुक में ऐसा लिखा रहेगा, मीटर लिखा रहेगा और इनवर्स 2 लिखा रहेगा। ये -2 ये दिखाता है कि ये नीचे था डिनोमिनेटर में, लेकिन अब इसको हम न्यूमिनेटर के साथ में लिख रहे हैं, तो इसलिए माइनस हम लिख रहे हैं, वरना पता नहीं चलेगा नीचे था। तो ये एक्सेलरेशन की चीजें मैंने आपको बता दिया। अभी मैं एक दो सवाल आपको सोल्व करवाऊंगा इसके ऊपर से, आप थोड़ा सा अपना कॉपी पेन तैयार रखना। अब देखो किसी भी चीज को, कोई भी चीज जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है, या किसी चीज को हम फेंक रहे होते हैं, तो अगर हम भी हैं यहाँ पर अर्थ पे, तो आप सभी जानते हैं कि हम सबको अर्थ अपनी सेंटर की ओर खींच रही है। आपको, हमको, सबको अर्थ खींच रही है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाएगा। तो अर्थ अपनी सेंटर में सब चीज को खींच रही है ना। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब अर्थ अपनी सेंटर की ओर किसी चीज को खींच रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो यानी वहां एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ एक फिक्स एक्सेलरेशन होता है, जिसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूं। तो नीचे की ओर ये एक्सेलरेशन होता है, हमेशा ये नीचे की ओर काम करता है, ऑलवेज नीचे की ओर, जिसकी वैल्यू स्मॉल जी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। आपने एससी वर्मा का नाम सुना होगा, तो एससी वर्मा की बहुत ही फेमस बुक है आईआईटी वगैरह में। तो यूट्यूब पर जो है मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो प्रोफेसर हैं, तो बाकी बहुत सारे अलग अलग शहरों से टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे टीचर वहां गए थे उनसे सीखने के लिए। तो एससी वर्मा ने पूछा था टीचरों से, यही सवाल यहाँ पर पूछा था, कहा था कि कई बुक्स में या टीचर लोग इसको -9.8 लेते हैं, यहाँ जी की वैल्यू वो -9.8 लेते हैं। तो उन्होंने टीचरों से पूछा था कि बताइए आप लोग यहाँ माइनस क्यों लेते हैं, अगर हम माइनस नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो इतनी चीजें जब आपको समझ में आ गई, तो एक और लास्ट फंडा आपको समझना, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मैं पहले सोल्व करूंगा फिर आपसे सोल्व कराऊंगा। पहले आपको क्या समझना है कि फिजिक्स में एक, यहाँ पर मैं बॉक्स बनाता हूं, फिजिक्स में यहाँ पर कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब लिखता हूं यहाँ पर, फिजिक्स में माइनस एंड प्लस का क्या फंडा है, माइनस प्लस का फंडा क्या है फिजिक्स में। यहां मैंने क्वेश्चंस लिख दिया कि भैया फिजिक्स में माइनस और प्लस का क्या फंडा है।
तो आंसर होगा कि इसका जो काम है टू टेल डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन बताने के लिए माइनस प्लस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, डायरेक्शन बताने के लिए। देखिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करना पड़ेगा? जैसे कोई भी चीज अगर इस लाइन में चल रहा है, यानी कि इसको ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, मतलब ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपको बीच में एक सेंटर डिसाइड करना होगा। और बच्चों आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो या किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो। तो चलो जनरली लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर पॉजिटिव मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये मैं ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं आपको जो आपके मतलब बहुत कम टाइम में आपका एक जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो जाएगा और फिजिक्स बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। वो चीजें मैं बता रहा हूँ, मलाई टाइप का जो होता है। तो अगर ऊपर की ओर हम पॉजिटिव मानते हैं तो ऑलरेडी ऑब्वियसली नीचे की ओर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो जी है हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ही लगता है, इसीलिए टीचर लोग या बुक्स में आपको -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देता है। माइनस का मतलब ये नहीं कि ये माइनस में, माइनस केवल ये बता रहा है कि ये नीचे की ओर लग रहा है, बस ये बता रहा है। उसी तरीके से अगर इस तरीके का मोशन होगा, जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग ऐसे चलते हैं, हम लोग हवा में थोड़ी ना उड़ते हैं, उछलते थोड़ी ना ऐसे, हम लोग तो ऐसे चलते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए जनरली लोग इधर की ओर पॉजिटिव लेते हैं, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा इधर की ओर आएंगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। बस यही फंडा है प्लस का और माइनस का, इससे ज्यादा कोई फंडा यहाँ प्लस माइनस का फिर उसके अलावा नहीं आता है। चलिए, तो यहां तक ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद जो है यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 3 ऐसे इक्वेशन जिसको आपको जबान पे याद कर लेना, और अभी के अभी याद भी आपको हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मुझे लगता है स्पेस है अभी मेरे बोर्ड में, तो देखिए आप समझिए, इसको बोलते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। मैं पहला लिखता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v आप वही है फाइनल वेलोसिटी, u आपका वही है इनिशियल वेलोसिटी, a वही एक्सेलरेशन है और t टाइमिंग है। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको आपको टिप पे याद रखना है, एकदम टिप पे, मतलब टिप पे। v इज इक्वल टू, देखिए पहला तो यहीं से निकल गया, v इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर लेंगे ना तो t a से मल्टीप्लाई होगा तो at हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस at होगा। कुछ बच्चों को ये चीजें आपने पढ़ा भी होगा और कुछ बच्चे जानते भी होंगे। खैर, इसके बाद हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं। अब हम थोड़ा सोचना, प्रैक्टिकल आते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई है, क्या ये सारी चीजें क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है। अगर किन्हीं का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मे भी पॉसिबल रहा तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब देखिए, अब प्रैक्टिकली आते हैं। जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो प्रैक्टिकली सोचना होगा आपको, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगेन एक ही फिगर पे आऊंगा, मैं फिगर बदलूंगा नहीं आपके लिए, आपको डिफिकल्ट भी नहीं बनाऊंगा, इसी फिगर पे आऊंगा और इसी पे हम काम करेंगे। अब आपको अपना कॉपी पेन तैयार रखना पड़ेगा। पहले हम सोचते हैं, सपोज कीजिए कि आप घर से निकलते हैं, आप घर से निकलते हैं नॉर्मल, जैसे पार्क में दौड़ने के लिए निकलते हैं, आप उस तरह से दौड़ने के लिए निकले हैं। आपको ऐसा विजुलाइज करना है, आपको ऐसा सोचना है। और आप पार्क में गए और पार्क में जब आप एंटर किए तो आपने सोचा चलो इसी गेट से हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो वहां से आपने दौड़ना शुरू किया और आपकी जो स्पीड थी, आप स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्पीड और वेलोसिटी लगभग यहाँ एक ही हो जाता है। यहाँ पे जो डायरेक्शन तो बदलता नहीं है इन लीनियर मोशन में। तो आपने पहले गेट से एंटर किया, मस्त एकदम सुबह सुबह का टाइम है, एकदम मौसम सुहाना है, बहुत बढ़िया मौसम है, अभी गर्मी आने वाली है, बिंदास था। और आपने दौड़ना शुरू किया और आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। आप ध्यान सुनिएगा, आपका स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड। आप वेलोसिटी भी समझ सकते हैं, आपकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सीधी सड़क में आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड है आपकी, मतलब वहां से आपने दौड़ना शुरू किया। आप अभी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे कि आपने देखा कि पीछे एक ऐसा पागल कुत्ता है जो किसी को भी खदेड़ना शुरू कर देता है और आपको दौड़ते हुए देख के वो भी आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे, वहां पर अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे। अब आपने अपनी स्पीड को कर दिया 5 मीटर पर सेकंड।
कहाँ तो आप 2 मीटर पर सेकंड से आराम से कर रहे थे, लेकिन पागल कुत्ते को देख के आपने कर दिया 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं यहाँ डाटा पुट करूं, u की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूं मैं, तो ये अभी समझिए यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये मैं लिखता हूं ये 2 मीटर पर सेकंड है, समझिएगा। और यहां पर आपने कर दिया 5 मीटर पर सेकंड। और ऐसा करने में आपका जो टाइम लगा, ऐसा करने में आपको चलिए 20 सेकंड का टाइम लगा। मैं आपको टाइम देता हूं, 20 सेकंड का टाइम लगा। अब यहां से मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, आप जब 2 मीटर पर सेकंड पे थे और जब आप 5 मीटर पर सेकंड में आ गए, तो क्या आपके वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? यस सर आया। कितना का चेंज आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सर 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अच्छी बात है। टाइम कितना लगा? 20 सेकंड टाइम लगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जहां जहां भी वेलोसिटी चेंज होता है, जहां जहां भी स्पीड चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बिना एक्सेलरेशन के तो चेंज होता नहीं है, एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर, जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, आपने भी एक्सेलरेटर अपने शरीर में कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स लगाया जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से आपने क्या किया? अपने पैरों को और तेज दौड़ाना शुरू किया, आपने अपनी स्पीड को और बढ़ा लिया। तो मेरा छोटा सा सवाल आपको है, बिना सोल्व किए आपको बताना है कि यहाँ ए की मतलब कितना एक्सेलरेशन आपने किया है। आप चाहे तो कॉपी पेन फटाफट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप फ्रैक्शन में बताएंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है? सर 3/20। 3/20 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 3 क्यों है? क्योंकि ऊपर हमने यहाँ क्या कर दिया? v माइनस यू कर दिया है। v माइनस यू मतलब इसके आंसर कितना आ गया? 3 आ गया, और नीचे टाइम दे दिया 20, तो 3/20। बाकी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो एक तरीका रहा, और आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? बच्चों, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो आपको यहां पर आना है, ये जो तीन जादुई फॉर्मूले हैं इन पे आना है, और इन पे आपको मैच करना है कि कौन कौन से डाटा सबसे ज्यादा किस इक्वेशन में मैच कर रहा है। जिस इक्वेशन में ज्यादा डाटा मैच करेगा हम उसी को लेंगे। जैसे हमें यहाँ u दिया है, हमें यहाँ v दिया है, और हमें यहाँ t दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पहले वाले पे आते हैं, तो पहले वाले में तो एस है ही नहीं, समझिए, पहले वाले में तो एस का चर्चा ही नहीं है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये तो ऐसे ही हटा दो आप। अब दूसरे वाले में जब हम आते हैं, तो दूसरे वाले में लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस अगर हम निकालना है तो u भी चाहिए, t भी चाहिए। चलो u भी है, t भी है, लेकिन a नहीं है, स्मॉल a नहीं है। अब या तो आप अलग से निकाल लो तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम इसको पुट करेंगे तो नहीं है। तीसरे वाले पर जब हम आते हैं, तो तीसरे वाले में भी हम देखते हैं कि v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, टाइम तो नहीं है, लेकिन a बार बार आ रहा है, इसलिए इससे हमें यह पता चलता है कि a तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपने पहले, चलिए हमारी मजबूरी है तो हम a निकाल लेंगे, और जैसा कि अभी बताया आपने a की वैल्यू 3/20 आई, तो आपको यहाँ पर सीधा सेकंड वाला लगा देना है, a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना है, वैल्यूज को पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो जरा मुझे कैलकुलेशन फटाफट करके बताइए कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया उस पागल कुत्ते की वजह से। 70 मीटर। वाह, क्या बात है। तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पर u कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं 2 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई 20 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए आ गया 3/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की बात करते हैं, टाइम है 20 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड, तो यहां से ये सेकेंड स्क्वायर इस सेकेंड से कट जाएगा, राइट। यहां से ये 20 इस 20 से भी कट जाएगा, और यहां से ये 2 इस 10 से कट जाएगा। अच्छी बात है। अब तो यहाँ पर ये सेकंड से कट जाएगा, क्योंकि अगर एस लाना है तो एस का मतलब क्या हो गया? मीटर में ही आएगा ये कितना हो जाएगा? ये 40 मीटर हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर कितना आ गया? ये आ गया 30 मीटर आ गया, तो ये आ गया 70 मीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।
तो ये यहां तक आपने सीखा कि भाई ये चीजें ऐसे कैलकुलेट कर, अभी आपको बातों बातों में बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और चीजें बनती क्या जहां पर आप पूछा जा सकता है। अब देखिए इसी में हेर फेर हो सकता है। हेर फेर में यही हो सकता है कि हो सकता है टाइम आपको ना दे, हो सकता है टाइम आपको ना दे, एक्सेलरेशन आपको दे दे, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि टाइम नहीं देगा एक्सेलरेशन देगा। जैसे उस पर एक सवाल बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ u को 0 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मैं 0 मीटर पर सेकंड इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको दे देता हूँ। एक्सेलरेशन यहाँ पर दे देता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क v आपको निकालना है, और यहाँ एस की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। आप चलो एस की वैल्यू में 10 मीटर दे देता हूं, 10 मीटर मैंने दे दिया है। तो आपको यहां पर बताना है कि v क्या होगा और t क्या होगा, ये दो चीज आपको बताना है। v ये वाला बताना है कि v क्या होगा, और ये बताना है t क्या होगा। अब इसको आप सोल्व करें। सर इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना? बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डेड मिलेगा, एक अलग से मोबाइल रिकॉर्डिंग में डला हुआ है, वो केमिस्ट्री में भी था और फिजिक्स में भी है। बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, कोई उसमें ओल जोल नहीं रहेगा। v आ रहा है 2√10, मैं आपका आंसर यहाँ लिख लेता हूँ। v आ रहा है 2√10 मीटर पर सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम आ रहा है 10 सेकेंड, ये आपका आंसर है। √10 आ रहा है। अब इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं सोल्व करके। एकदम बेसिक, जैसे मैं ऐसा सोल्व करता हूँ जैसे मैं पहली बार सोल्व कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह का स्टूडेंट हूँ। अब हम इसको ना ट्राई करते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो क्या क्या चीजें दिया है, u यहाँ पर हमें मालूम है, a भी हमें मालूम है, t निकालना है, s दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस जादुई फॉर्मूले पे आ जाएंगे। जब हम जादू फॉर्मूले पे आएंगे तो इनको हाई हेलो थोड़ा सा कर लेंगे, आप लोग कैसे हैं, फिर देखेंगे एक एक करके मैच करेंगे। तो देखिए पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले वाले में तो टाइम तो हमें मालूम नहीं है, टाइम तो हम जानते ही नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं जानते हैं तो यहाँ पर v निकलेगा नहीं, गड़बड़ हो गया फिर तो। दूसरे वाले पे आते हैं तो s दे रखा है, u भी दे रखा है और a भी दे रखा है, मतलब यहाँ से टाइम निकल जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन हो गया, ये यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी सेकंड में ही आएगा। और ये देखिए ये वाला 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी करेंगे तो 0 ही होगा ये, और ये बच गया हाफ, और a हो गया 2, और ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यानी टी इज इक्वल टू √10। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब यहां से बाद अब v निकालना है, तो पहला वाला लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देंगे। तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर देंगे, आ जाओ, ये हो गया 0, और ये हो गया 2, और ये t हो गया √10, यानी आ गया 2√10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो अब ये एनफ है, यहां तक मैंने करवाया। अब ये चीजें आप लगभग सीख चुके हैं, लगभग क्या आप सीख ही चुके हैं। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा इस पे करा देता हूं, अगर इस तरह का मोशन हो तो उसमें कुछ तरह कैसे सवाल होगा, थोड़ा इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, ये सॉल्यूशन किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है। अब यहां पर मैंने एक पिक्चर बनाया है,
उस पिक्चर को आपको समझना है। पिक्चर में हमने क्या किया है, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ हम इस चीज को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। देखिए मैंने एरो ऊपर की ओर दिया है, इस चीज को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। और जब हम फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पूछता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच मैक्स आपसे पूछ रहा है। एच मैक्स, अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, समझो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से इसको, मैं क्या बता रहा हूँ। यहां पर कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये बॉल आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूं। ये ब्लू कलर का एक बॉल है और ये धरती पे नीचे रखा हुआ था। इसको हमने फेंका ऊपर की ओर, तो जब ऊपर की ओर फेंका ऐसे करके, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से वो रिटर्न करेगा, मतलब सबसे टॉप का पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वहां से वो रिटर्न बैक करेगा वो, राइट। तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ ये कितना डिस्टेंस, ये कितना मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब यहां पर आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले चलिए एक मैं कर देता हूं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको लग रही है कि अटपटी, मैं सोल्व कर देता हूं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हिडन है। हाँ बिल्कुल सही, फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, यही तो बात है। किसी वस्तु को यहाँ लिखा है, मिट रहा है थोड़ा थोड़ा, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। यही तो फंडे वाली बात है। यहाँ हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज और है जो हिडन है, वो क्या है बता सकते हो क्या? इसमें एक चीज और हिडन है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, कोई बता सकता है यहाँ पे? यस, एक्सेलरेशन यहाँ पर हिडन है, और वो है जी, जो नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पे, यहाँ पर नीचे की ओर लग रहा है ये जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमने ये इज्यूम कर लिया है, ये हमने मान लिया, लेट इज्यूम कि हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो ऑब्वियसली नीचे का जितना डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब है कि देखिए ये u ऊपर की ओर है, ये v ऊपर की ओर है, तो अब g ही तो केवल बच गया यहाँ पर, तो नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, तो हम वापस इन्हीं जादुई फॉर्मूले पर आएंगे, अलग जाने की जरूरत है ही नहीं। देखिए आपको u दिया है, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, और आपको v दे दिया है, तो यानी पहला वाला तो हट गया ऐसा ही क्योंकि टाइम नहीं है, दूसरा वाला भी हट गया क्योंकि इसमें भी टाइम है, तीसरे वाले पे आ जाएंगे, देर आर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा बन जाएगा ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही फॉर्मूला वैसा दिख जाएगा। बाकी तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये 0 हो गया आपका, बाकी चीजें हो गई। तो फटाफट जरा मुझे सोल्व करके बताना यहाँ पर क्या आएगा। पर g की वैल्यू -9.8 यहाँ पर लेना, मैं माइनस लगा देता हूँ, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। अब मुझे बता दो h की वैल्यू कितनी होगी, सोल्व करके जरा बता दो। ये भी लिख लो, ये क्वेश्चन लिखना है तो चाहो तो लिख लो, ताकि समझ में आए कि सोल्व क्या करें, और बाकी एक कैलकुलेशन कर दो कि कितना होगा। नाइन 9.5 मीटर। चलिए एक जवाब आ चुका है 9.5 मीटर। बाकी बच्चे भी इसको ट्राई करेंगे, मुझे 1 मिनट लगेगा इसे सोल्व करने में, लेकिन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। आपको 9.5 मीटर, केवल 5। चलो कोई नहीं, अपना अपना कैलकुलेशन है, हो सकता है अलग अलग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकल है। चलिए एक बार सामने करते हैं। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा यहाँ पर। बाकी u हो गया, u 10 का स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं हम, 2 इंटू
9.8 इंटू एच यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर कई बार सवाल में जी का वैल्यू अगर 10 देगा तभी 10 लेना, क्योंकि 9.8 10 के अप्रोक्स मैच कर रहा है यहाँ पे। तो अगर जी का वैल्यू ब्रैकेट में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब तो अप्लाई कर देना, बट ऐसे आप अप्लाई मत करना यहाँ पे। या एमसीक्यू क्वेश्चन हो और आपको वहां पर जल्दी करना हो तो आप ले सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एबीसीडी में कौन सा आपका आंसर अप्रोक्स मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। इसके पीछे कारण है, कैलकुलेशन मेरा इजी रहेगा। और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 में इसको कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 10 इंटू 10 और नीचे हो गया 2 इंटू 9.8। इस पॉइंट को ब्रेक करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। बाकी इसको सोल्व कर देंगे, ये 2 5 या 10 हो गया यहाँ पर। कुछ चीजें और काटनी है तो आप चाहो तो काट सकते हो इसको, जैसे कि 98 है, इसको काटेंगे तो ये 49 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर में कितना आ गया, ये 25 250 आ गया ऊपर में, और नीचे कितना आ गया 49 आ गया आपका। अब आप 49 से 250 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो जो बच्चे क्या बता रहे थे 9 पॉइंट समथिंग तो नहीं आएगा, अगर अप्रोक्स इसको मैं 5 भी मानता हूँ, हाँ 5.1 आएगा, 5.1 मीटर आएगा इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। अब एक और फ्री फॉल पे देखते हैं, फिर मैं वेक्टर पे आ जाऊंगा, उसके बाद मेरा जो टॉपिक वेक्टर उस पे आऊंगा मैं। यहाँ तक मेरा जो काम था मैंने करवा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, और बड़ा अच्छा भी फील होगा जब आप सवालों पे आएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखना। इसको भी मिटा देता हूँ। हर गेम का कुछ रूल होता है, तो बिना रूल के उस गेम में अगर आप उतर जाएंगे तो आप हार सकते हैं। तो अगर आपको कुछ रूल के बारे में जानकारी होता है, जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं तो अब लैपटॉप को पता होना चाहिए ऑन ऑफ कैसे होता है, बाकी बेसिक भी मालूम होगा तो भी आप कुछ टोटो के कर देंगे, लेकिन बेसिक ही नहीं मालूम होगा, बहुत एडवांस मालूम होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक और सवाल हम लोग आते हैं, इसको इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इधर इधर साइड में। अब आपको ये समझना है कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे क्यों गिराया जा रहा है, यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है। आपको ये समझना है यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मतलब नीचे की ओर गिराया जा रहा है। अब यहां से आपके क्या सवाल पूछेगा, समझना सवाल क्या, कैसे सवाल पूछेगा। यहाँ पे यहाँ सवाल यहाँ से मान लो पूछ दे ऐसा करके कि यहाँ पे इस पॉइंट पे और एक ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। ये मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है और ये मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो यहां पर क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू और यहां क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू, ये आपको बताना है। ट्राई करेंगे आप जरा, बीच में आएगा तो बहुत सारे पॉइंट हो सकता है। मैंने 2 पॉइंट केवल लिया है, एक लिया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और एक लिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप मुझे बताएंगे कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू, v की वैल्यू क्या होगी, या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगी v की वैल्यू। सर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 9.8 होगी और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 19.6 होगी। ओके मैं लिख लेता हूं, एक 9.8 मीटर पर सेकंड आप बता रहे हैं और एक 19.6 मीटर पर सेकंड आप बता रहे हैं। मैं ये आंसर को मैंने लिख लिया है। चलिए सेम आंसर, चलिए अब मैं सोल्व करता हूं। अगर सेम आंसर है तो बहुत अच्छी बात है। t इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब आप लोग मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मैं भी आप ही लोगों की तरह मान लेता हूं, मैं भी समझता हूं मैं भी एक स्टूडेंट हूं, साथ में मतलब थिंकिंग प्रोसेस वही रखता हूं कि अगर मैं होता तो मैं कैसे सोचता, मैं ऐसे करता, इसलिए थोड़ा सा मैं बेसिक पे आ जाता हूं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आते हैं, एट t इज इक्वल, हाँ उससे पहले कुछ चीजें हिडन है जो हम पकड़ लेते हैं, कुछ चीजें हिडन है। क्या क्या हिडन है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, जब किसी चीज को फ्री फॉल करवा जाएगा, नीचे गिराया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। हाँ
u हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ये हिडन होता है, मतलब छुपा हुआ होता है ये, राइट। अच्छा, और हिडन क्या है, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू हाँ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये दो का हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम इस फिर से जादुई फॉर्मूले पे आ जाएंगे। तो जादुई फॉर्मूले पे आ जाएंगे तो हमें पहला ही दिख रहा है जिसमें v है, u है, a और t है, सारी चीजें मैच कर रही है यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस at हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू u, मैं प्लस gt कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू आप निकाल दीजिए, u तो 0 ही हो गया आपका, प्लस g तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ पर -9.8 और टाइम हो गया 1, यानी कि यहाँ आ गया -9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस से डरना नहीं है, माइनस ये बता रहा है कि ये नीचे की ओर है, माइनस ये बता रहा है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड है बस। और सेम अगर हम निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो सेम फंडा v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बस यहाँ पर माइनस में 9.8 के साथ 2 के मल्टीप्लाई करके -19.6 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड। एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो बहुत अच्छा बात है, आप लोगों ने यहाँ तक कॉपरेट किया, बहुत सारी चीजें आपने सीखी है। एक लास्ट वेक्टर का है, थोड़ा सा 5 मिनट में उसको हम लोग देखते हैं। वेक्टर में आपको पढ़ना नहीं है, वो टीएमए का है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो आती है वो मैं केवल आपको बता देता हूँ, और उतना इनफ होगा आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। मैं अगला टॉपिक पे आने जा रहा हूं, अगर सबको समझ में आ गया हो तो ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगर किसी को लिखना है तो मैं नीचे से मिटा रहा हूं, फटाफट आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर कुछ लिखना हो किसी को तो। अब आते हैं वेक्टर पे। ये मैंने लिखा वेक्टर। अभी वेक्टर होता क्या है पहले ये तो समझ ले। तो वेक्टर कहां से आया है, तो देखिए ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जिसको मापा जा सकता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टाइम हो गया, टाइम को माप सकते हैं आप, वेट को माप सकते हैं, मास को माप सकते हैं, डिस्टेंस को माप सकते हैं, आप इन सारी चीजों को माप सकते हैं। तो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को दो डिवाइड में यहाँ पर दिया गया। पहला तो हो गया वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से, मैं जो बताऊंगा आपको, केवल इतना जान लेना वेक्टर और स्केलर के लिए एनफ नहीं है, फिर भी इसके बिहाफ पे थोड़ा एग्जांपल ले लिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो जैसे फोर्स, आप फोर्स में आप देखेंगे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में देखेंगे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और पार्टिकुलर डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। और स्केलर क्वांटिटी में जब हम आते हैं यहाँ पे, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जो हम यहाँ पर लेते हैं, तो नॉर्मल यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड पे आते हैं, टाइम, अब देखिए ना, टाइम में थोड़ी ना, मैंने बोला था ना, जैसे मैं यहाँ से बोलूं कि आप मुझे बताइए कितना टाइम हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, 5 बजा है पूरब की ओर, 5 बजा है ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, ऐसा थोड़ी ना आप बोलेंगे। तो यहाँ टाइम हो गया, ऐसे बहुत, जैसे स्पीड हो गया, यहाँ पर वहां कोई मतलब नहीं बनता था। डिस्टेंस कवर जो मैंने बताया था वो आपका हो गया। ये सारी की सारी चीजें जहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। ये तो एक लेवल की बात हो गई, ये तो क्लास 9th में भी पढ़ते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। तो ऐसा क्या है जो आपको क्लास 11 12th में डिफरेंट करता है, देखिए समझिए यहाँ पर क्या चीजें डिफरेंट करता है स्केलर को और वेक्टर को। जब हम वेक्टर पे आते हैं, स्केलर पे आते हैं, देखिए अगर आप वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं,
और अगर आप स्केलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर समझिएगा, और यहां पर अगर आप वेक्टर को ऐड करते हैं, या मैं केवल ऐड ही लिखता हूं, चलिए ऐड सब्ट्रैक्ट तो एक ही बात है, ऐड लिखता हूं, अगर यहां मुझे ऐड करना हो और यहां ऐड करना हो तो इसको मैं सिंपल तरीके से ऐड कर दूंगा, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर दूंगा। जैसे कि t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो गया, 2 3 5 और 5 10 सेकेंड। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन तो था ही नहीं, डायरेक्शन नहीं था तो हमने पूरा ऐसे ही जोड़ के बता दिया, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आपने जोड़ दिया। लेकिन भैया जब आप आ जाएंगे वेक्टर पे आ जाएंगे ना, तो वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन है, समझो ध्यान से, तो डायरेक्शन अगर बदलेगा तो मैग्नीट्यूड बराबर होने के बावजूद भी पूरी की पूरी क्वांटिटी ही बदल जाएगी। एक जा रहा है गाड़ी 20 की स्पीड से पूरब की ओर और दूसरा गाड़ी जा रहा है 20 की स्पीड से पश्चिम में, तो क्या दोनों सेम है? क्या बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ स्पीड दोनों की सेम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड में ना हमें पूरब की जरूरत है ना हमें पश्चिम की जरूरत है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो पूरब वाले का वेलोसिटी और पश्चिम वाले का वेलोसिटी दोनों ही डिफरेंट है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 20 और 20, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है। तो यहां जब हम ऐड इसको करते हैं तो यहां पर इसको चाहिए स्पेशल रूल चाहिए, स्पेशल रूल चाहिए। यहां पर रूल कह सकते हैं या लॉ कह सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए स्पेशल आता है, इसको जिसको हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ होता क्या है, उससे पहले और हम बेसिक थोड़ा समझते हैं कि ये वेक्टर दिखता कैसा है, पहले ये तो समझ लें। तो देखिए जो वेक्टर होता है वो ऐसा होता है, एक एरो होता है। इस एरो में बच्चों ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ये कहलाता है हेड, और ये कहलाता है आपका टेल। ये हेड कहलाता है, ये टेल कहलाता है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना, ये हेड है और ये टेल है। तो वेक्टर का ये जो मैंने इतना बड़ा लेंथ लिखा है ना, ये बड़ा लेंथ ऐसा वेक्टर का लेंथ को दिखाता है ऐसे करके। लेकिन जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जब किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल से एफ है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे। एनसीईआरटी में या कई सारे बुक में एफ को बोल्ड दिखा दिया है, एरो नहीं दिखाया है। एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में खाली बोल्ड दे दिया, यानी दूर से देखोगे तो दिख जाएगा ये काला वाला है, तो आप समझ जाना वेक्टर है। तो ये एफ हो गया, ये एफ, इसको बोलते हैं एफ वेक्टर। पढ़ते कैसे हैं इसको है, तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर एफ। बहुत बेसिक बता रहा हूं, इसको वेक्टर एफ पढ़ते हैं, या इसको हम लोग एफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, समझिए। कई तरह के वेक्टर हो सकते हैं, एक तरीके के नहीं, कई तरीके के वेक्टर हो सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जब हम किसी एक वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन की भी बात करते हैं और हम लोग मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं। दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है एफ, तो एफ ये दोनों चीजें बताएगा, ये डायरेक्शन भी बताएगा और ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा। अब ऐसे कंडीशन में हमें यूनिट वेक्टर का हेल्प लेना पड़ता है। देखिए अगर मैं सिंपल बोलूं कि अगर ये वेक्टर है, ये दोनों चीज दिखाएगा, फिर तो ये डायरेक्शन भी दिखाएगा, ये डायरेक्शन भी दिखाएगा और ये मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा। भाई दोनों चीज दिखाएगा ना ये तो, ठीक है। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिखाना है तो आप मोड लगा देंगे। अगर केवल आपको दिखाना है तो ऐसे लिखा देंगे, इसको बोलते हैं मोड, मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस वाला भी प्लस हो जाता है, तो केवल एफ लिखेंगे और यहाँ एरो जरूर देंगे। अगर आप ये एरो हटा देंगे तो ये मोड भी हट जाएगा और नॉर्मली इसको केवल एफ लिख देंगे हम। तो ये एक स्केलर की तरह हो गया, ये हमने इसके यहाँ से डायरेक्शन को छीन लिया। बोले अब तुम्हारा से डायरेक्शन हम ले लेते हैं, हटा दो डायरेक्शन, तो ये केवल हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब एज ए ट्रीट वी कैन ट्रीट इट एज ए स्केलर। लेकिन जब हम पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट साथ में लिखेंगे तो डायरेक्शन भी देना होगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको दिखाना होता है उस डायरेक्शन में कैप लगा देते हैं। तो मैं यहाँ एन कैप लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं एन कैप, या आप एफ कैप भी बोल सकते हैं। एन कैप में यहाँ एफ कैप लगा देता हूँ, चलिए एफ कैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ कैप बोलते हैं, एफ कैप, इसको कैप बोलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो? कैप ये यूनिट वेक्टर की पहचान है, ये यूनिट वेक्टर की पहचान है, इसके ऊपर कैप लग जाता है, इसको हम लोग कैप बोलते हैं।
ये इसकी पहचान है जिस डायरेक्शन में बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको अगर ओवरऑल डायरेक्शन करेंगे तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ और एफ कैप। हाँ यूनिट वेक्टर समझाते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी पहले ये समझते हैं। जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो एफ कैप लिया है, इसको अगर हम मॉड निकालेंगे तो भी 1 आएगा। कोई भी वेक्टर एक्स कैप ले लिया तो भी 1 हो गया। नाम है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 ही होता है, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। और आप जानते हैं मैथ में किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर मिलता है। तो क्योंकि डायरेक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे डायरेक्शन हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन से एक दो डायरेक्शन थोड़ी ना है, बहुत सारे डायरेक्शन हैं और हर डायरेक्शन बदलते ही पूरा वेक्टर ही बदल जाता है। तो इसी कारण जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो उस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं और ये होता है यूनिट वेक्टर का पूरा सिस्टम। ठीक है, बाकी डिटेल तो आपको उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन बस इतना ही समझना है कि ये यूनिट वेक्टर होता है और ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। बस सिंपल सा ही समझना है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। तो ये चीजें आपने सीख लिया है। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है वो डायरेक्शन बताएगा। फिजिक्स में जब भी हाँ कौन सा डायरेक्शन, सही बात है, जो सवाल देगा आपको ना, जो भी सवाल आपको देगा उस डायरेक्शन में आपको दे दिया जाएगा। जो भी आपको सवाल मिलेगा वहां एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है कि कोई भी वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका जो है डायरेक्शन हो गया। बस अब बात आती है कि वेक्टर्स को जो आपने सर बताया, बस 2-4 मिनट में इसको ओवर कर दूंगा। जो आपने वेक्टर बताया है यहाँ पे, इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, क्या तरीका है ऐड करने का। तो देखिए जब हम ऐड करने का तरीका बताते हैं तो ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल है। देखिए मान चलिए मैं 2 वेक्टर लेता हूँ, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, और ये वाला मैं लेता हूँ वेक्टर बी, ये मैंने वेक्टर बी ले लिया है। मैंने बोला इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करो। तो जब आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है कि आप आराम से कोई भी एक वेक्टर पहले डिसाइड कर लो। तो देखो मैंने एक वेक्टर जो है ए ले लिया। अच्छा एक चीज और बता दूं, वेक्टर के डायरेक्शन को कभी भी आप बदलना मत। अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में लिखा है तो आपको एरो भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। अगर आप वेक्टर को रोटेट करते हैं तो फिर आपको 360 रोटेट करना पड़ेगा कि मूव करके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाए, तब जाके डायरेक्शन कभी भी हम वेक्टर का अलाउ नहीं है बदलना। जब तक सवाल ना कहें हम नहीं बदल सकते हैं। तो डायरेक्शन इसका फिक्स होता है। तो रूल कहता है कि आप पहला वेक्टर डिसाइड कर लो, कोई भी एक वेक्टर डिसाइड कर लो, इन दोनों से कोई भी एक वेक्टर डिसाइड कर लो। उसके बाद पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का आपको टेल लगाना यानी पूंछ लगाना। देखो एक आदमी खड़ा होता है मटका फोड़ने के लिए, तो उसके सर पे दूसरा आदमी खड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा वेक्टर का यहाँ पर क्या लगा देना है। देखिए ये दूसरा वेक्टर का टेल है, एकदम बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब ये कहता है कि जो आपने वेक्टर ए लिया है, जो वेक्टर बी लिया है, इसका इस्तेमाल 12th के इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में इसका इस्तेमाल है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा, वरना मैं ये नहीं पढ़ाता। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने लिया है, तो ये जो पॉइंट आपका है इस पॉइंट को इसके हेड से मिला दीजिए, यानी पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड से मिला दीजिए। तो यहां पर जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसा मिलेगा। तो यही आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो मैंने ब्लू कलर का दिखाया है ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आप कैसे दिखाओगे एंगल कौन सा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, कैसे हम लोग एंगल दिखाएंगे। तो अगर आप एंगल की बात करते हैं तो देखिए ये एंगल जो है ये वेक्टर ए और बी के बीच का नहीं है, ये एंगल तो इन दोनों के बीच का है। जैसे आप मेरे फिंगर को ध्यान से देखिए, अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो ये तो इन दोनों फिंगर के बीच का हो गया ना। तो अगर वेक्टर ए और बीच का एंगल आपको बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यानी इस वेक्टर को उठा के आपने यहां रख दिया। तो ये जो एंगल बनेगा इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ये वेक्टर बी यहां लिख देता हूं ब्लैक मार्कर से, ये है वेक्टर बी अंदर लिख देता हूं। तो ये जो आपने थीटा ये लिया है ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपका एंगल हो गया यहाँ पे।
ठीक। और एक लास्ट बता रहा हूं, इसको अच्छे से देख लो बस, उसके बाद क्लास हम ओवर करेंगे। रिसोल्यूशन होता है वेक्टर का। अब वेक्टर का रिसोल्यूशन कैसे काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। जब आप वेक्टर के रिसोल्यूशन पे आते हैं तो आपको बस इतना ही समझना, जैसे मान के चलिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए आपको दो लाइनें खींचनी होती है, एक इस तरीके से, ठीक है, और एक इस तरीके, जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से आप दो लाइनें खींचते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके नीचे अगर आप ऐसे करके आएंगे, यहाँ पे इस तरह से आएंगे तो एक कंपोनेंट देखिए नीचे वाला हो गया, एक कंपोनेंट नीचे वाला हो गया, और एक कंपोनेंट देखिए ये वाला हो गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट ही उठा के हमने यहां पर रख दिया है, यानी कि इसका दो कंपोनेंट हो गया, इसका हो गया दो कंपोनेंट। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब डिपेंड करता है बच्चों की थीटा कहां पर दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर थीटा यहां पर दे दिया, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर थीटा यहां पर दे दिया, अगर थीटा यहां पर दे दिया, और अगर ये वेक्टर ए है, मेरी बात ध्यान समझना, ये वेक्टर ए है और थीटा यहां दे दिया, तो जिस लाइन पे थीटा बनता है वो cos थीटा के साथ आता है, आप ये याद रखना, और उसके बगल वाला sin थीटा से आता है, बस आप इतना ही याद रखो। तो ये वाला अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इस वाले का, हॉरिजॉन्टल वाले का, तो ऐसा आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा। इसको आप नॉर्मल ए cos थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मॉड के अंदर हमें मॉड ना लगाना पड़े तो आपको ये एरो गायब करना पड़ेगा। और इस वाले लाइन को आप बोल सकते हैं ए साइन थीटा, इस वाले लाइन को ए साइन थीटा बोल सकते हैं। इसका मतलब है किसी भी वेक्टर को दो भागों में ब्रेक किया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओवरऑल अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको जो है यही मिलेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं इसको ओवर करता हूँ, बाकी जैसे अगर यूज आएगा तो मैं बताऊंगा। अब इसके बाद जो है ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्लास जो होगा वो सीधा, मुझे लगता है कि बेसिक तो सारी चीजें मैंने बता ही दिया है, हाँ, तो सीधा मैं वर्क एनर्जी पर आऊँगा, वर्क एनर्जी पे आऊँगा और पूछूंगा आप लोगों से, अगर कोई इंटीग्रेशन का कुछ मुझे बताना होगा, आप लोग कहेंगे कि सर थोड़ा बता दीजिए, तो क्या कर रहे हो? हाँ 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 सही बोले, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन सही बोले, हाँ लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा मैं। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा तो अब उसमें मुझे आप लोग बताओगे, इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ाते ही वक्त में 2-4 मिनट बता दूंगा। तो आज ही क्लास आप लोगों की कैसी रही, क्या ये चीजें आपको समझ में आया या क्या कुछ रहा? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपको दिमाग में सेट करना है, कोई भी वेक्टर आप लोगे, कोई भी आप वेक्टर लोगे, उसका दो कंपोनेंट ऐसे ब्रेक करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। जिस लाइन पे थीटा बन जाएगा वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको मैं डिटेल में जाऊंगा तो पूरा करना पड़ेगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही याद रखो कि जिस लाइन पे थीटा बनेगा उस लाइन पे जो है हम cos थीटा को लेंगे। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर का काम कर दे रहा है ना यहाँ पे थीटा के हिसाब से, इसलिए साइन थीटा में चला गया, और ये बेस पर काम कर दे रहा है इसलिए हमने cos थीटा यहाँ पर लिया है। बाकी इसके एक्स्ट्रा कुछ ऐसा है नहीं, इतना एनफ है आपके लिए, ठीक है। तो टाइम भी आपका हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज बहुत कोऑपरेट भी किया है। तो आप लोगों को बताइए सेकेंड डे है, कुछ अगर रिव्यू रखना है या कुछ बताना है या कैसा क्लास चल रहा है, कुछ आप लोग या कैसा थोड़ा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कोई बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे। हाँ हाँ मैथ्स आएगा एग्जाम में, अभी चैप्टर आया, अभी तो ये बेसिक था ना, अब तो मैं चैप्टर पे आऊंगा। अच्छा अच्छा, देखो वो जो आपने सोल्व किया है ना वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना तो वहां पर उसका एक हिस्सा रहेगा। जैसे कि बचपन में आपने
सम्स पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, सम सारी चीजें पर डेसिमल पढ़ा है, तो वो तो नहीं पूछता 10th में, 11th में, 12th में, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम में उसका एक हिस्सा होता है, इसलिए वो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने वो इतना करवाया आपको। अब दोबारा वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा, वो सीधे चैप्टर पे चलेगा। चलिए ठीक है। मैंने बोला ना कि आप मेरी जो स्पीड है, जो पढ़ाने का स्पीड है, वो यहीं तक है जहां तक बेसिक था। अभी जब मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा ना, तो उसके बाद मेरे लिए सिलेबस को 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप 2-3 दिन इस हफ्ते पेशेंस रख लो, कम से कम इस हफ्ते तक बेसिक वाला काम अच्छे से कर लो, एकदम तंदुरुस्त हो जाओ उस तरीके से, तभी तो आप आगे की चीजें करोगे। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। अब कल की क्लास कल में देखेंगे। तो जब तक ये है कि पीडीएफ में ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी तो फिजिक्स में कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन इसको आप रिवीजन जरूर करना। बात रही केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो है कुछ शॉर्ट नोट्स में भेजूंगा, पीडीएफ शॉर्ट नोट्स में भेजूंगा। लेकिन अभी क्या आपको करना है, जो आपका टेक्स्ट बुक है एनआईएस का पहला चैप्टर जो भी आपका है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें मैंने मोल वगैरह का बताया या आज जो मैंने केमिस्ट्री का बताया है, उसको आपको बैठ के बच्चों सॉल्व करना है। आपको बैठ के अच्छे से करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपको कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप आराम से मेहनत कीजिए।